हाय एवरीवन। तो आज का हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10 का। इसको भी आज हम वन शॉट में देखने वाले हैं और इसमें हमको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो टॉपिक हमको जो कवर करने हैं वो तीन हैं। पहला है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम और तीसरा है मूवमेंट एंड हार्मोन्स। वो किसके अंदर देखना है? तो प्लांट के अंदर देखना है। तो चलिए इस पर कुछ हम आज बातें कर लेते हैं। तो बात करते हैं इसमें। तो पहला आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात है कि कौन कौन सा काम करता है। तो जो हमारा आँख होता है, आई होता है, वो रिसेप्टर का काम करता है और जो इसके साथ नर्व्स जुड़े होते हैं, न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं, उनको हम सेंसरी नर्व बोलते हैं। और कहाँ भेजे जाते हैं? सीएनएस में भेजे जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है? रिले न्यूरॉन पाए जाते हैं। फिर क्या होता है? यहाँ पे मोटर न्यूरॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे इफेक्टर होता है और जो हैंडसम चीज़ें देखते हैं वो हमारा क्या होता है? इफेक्टर होता है और ये हमारा रिस्पॉन्स होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और जो चीज़ों को हम आँखों से देख रहे होते हैं, हमारी आँखें जाके क्या करती हैं? सीएनएस को भेजती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे, फिलहाल बस ये थोड़ा बहुत आइडिया है। अब बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो इसको हमने दो भाग में बांट रखा है। पहला हमारा आता है नर्वस सिस्टम, जिसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमारा आता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हमारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इनकी बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तो दो भाग में बांटा गया है। नर्वस सिस्टम में जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? तो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। दूसरा बांटा गया है एंडोक्राइन सिस्टम में, जिसमें हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमें इसमें पढ़ना ही है ह्यूमन के बारे में। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को भी हमने देखा है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर भी दो चीज़ें पाई जाती हैं। पहला आता है सीएनएस, दूसरा आता है हमारा पीएनएस। तो सीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस में पहले यही देख लेते हैं कि सीएनएस में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो सीएनएस में देखना ब्रेन प्रेजेंट होता है और स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन पेरिफेरल में क्या होते हैं? तो पेरिफेरल में आपको दिखाई दे रहा होगा, बस केवल और केवल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो आगे बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हमने दो भाग में बांट रखा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और हमने ये भी देख लिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? दो, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें पहला ही हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा मूवमेंट इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट कैसे होता है? तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, मूवमेंट और लोकोमोशन दो अलग अलग चीजें होती हैं। अगर हम बात करें द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मूव शॉर्टन बॉडी पार्ट, कह रहा है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और अपने शॉर्टन मतलब बॉडी पूरी मेरी बैठे हुआ, मैं पूरा स्टेबल है, लेकिन मेरे हाथ क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब ये शॉर्टन बॉडी पार्ट है। जैसे मान लो मेरा लीफ, ये क्या है? बस एक इतना ही पार्ट है ना जो मूवमेंट कर रहा है। तो कह रहा है कि ये जो पूरे बॉडी ना मूवमेंट करके केवल कुछ बॉडी पार्ट ही मूवमेंट करते हैं, इसको हम मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन कह रहा है कि अगर पूरी की पूरी बॉडी ही एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, उसको क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। अब कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मूवमेंट शो करता है और उसके प्रति कोई रिस्पॉन्स शो करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुली बोलते हैं। मतलब कि कोई भी मूवमेंट, जैसे मान लो मैं ये हाथ अगर मूवमेंट कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, यानी मैं ये क्या कर रहा हूं? स्टिमुली जनरेट कर रहा हूं। इसी को क्या बोलते हैं? स्टिमुली बोलते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें बोला है कि ऑर्गेनिज्म मूव इज रिस्पॉन्स टू वेरियस काइंड ऑफ स्टिमुली लाइक लाइट, हीट, न्यूट्रिएंट, फूड एक्सेट्रा। कह रहा है इसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कोई स्टिमुली जनरेट करता है तो किसके प्रति कर सकता है? लाइट के प्रति कर सकता है, हीट के प्रति कर सकता है, फूड न्यूट्रिएंट के प्रति कर सकता है। इसके अलावा और भी चीज़ों के प्रति अपना रिस्पॉन्स मतलब स्टिमुली जनरेट कर सकता है। फिर कह रहा है कि ऑल द एक्टिविटी ऑफ एनिमल, एनिमल के अंदर जितने भी एक्टिविटियाँ होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम और कोऑर्डिनेट करने का काम हमारा न्यूरॉन्स का होता है और एंडोक्राइन सिस्टम का होता है। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। तो अगर प्लांट हार्मोन्स की हम बात करें तो प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लांट के अंदर क्या कराते हैं? कोऑर्डिनेट कराते हैं और मूवमेंट कराते हैं। फिर अगर बात करते हैं हार्मोन्स कैसा नेचर का होता है? ये केमिकल नेचर का होता है, ये जिसको हम केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। ये क्या कराता है? असिस्ट कराता है नर्वस सिस्टम को
इन कैरी आउट द वेरियस फंक्शन, ताकि बहुत सारे काम हो सके। फिर कह रहा है दे सीक्रेट बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड, तो हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, तो इंडोक्राइन ग्लैंड से ये सीक्रेट होते हैं। अब बात करते हैं सीक्रेट्स के बाद से क्या है अब बात आती है हमारा द नर्वस सिस्टम। अगर हम नर्वस सिस्टम को यहाँ पे जितने हमने पहले पढ़ा है इससे पहले स्लाइड पे, अब यहाँ पे पूरा कंक्लूड है एक जगह। अब ये कोई देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हमने कितने भाग में बांटा है, 2 भाग में। एक होता है हमारा CNS, दूसरा होता है हमारा PNS। तो CNS में कौन कौन सा आते हैं, ब्रेन आता है और स्पाइनल कार्ड आता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने क्या किया, इसका भी 2 भाग बांट के रखे हैं। एक आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक क्या होते हैं, ये सब के सब इनवॉलेंटरी होते हैं और हमारे ऑर्गन के इंटरनल ऑर्गन के अंदर होते हैं या ग्लैंड के अंदर होते हैं। लेकिन सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इसमें सेंसरी ऑर्गन आते हैं और वॉलेंटरी मसल आते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। अब बात करें तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में कितने भाग में बांटा गया है, तो 2 भाग में बांटा गया है। इसमें पहला आता है हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन, दूसरा आता है पैरा सिंपैथेटिक डिवीजन। अब बात कर लेते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम को। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हमने 2 भाग में बांट कर रखा है। एक होता है हमारा सेंसरी और दूसरा होता है हमारा मोटर, जिसको देखना है, याद रखना है। यहाँ पे जो सेंसरी है, सेंसरी को हम क्या बोलते हैं, एफरेंट न्यूरॉन सिस्टम बोलते हैं या सेंसरी इनपुट बोलते हैं। लेकिन मोटर को हम क्या बोलते हैं, इफरेंट न्यूरॉन सिस्टम या मोटर आउटपुट बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे हमारा आता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन क्या होता है, तो न्यूरॉन्स की अगर हम बात कर लें तो न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होता है किसी भी नर्वस सिस्टम का। किसी भी नर्वस सिस्टम का अगर कोई स्ट्रक्चर या फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन है। तो हमने पूरे नर्वस सिस्टम से क्या किया है, एक सिंगल न्यूरॉन को लिया है। अगर सिंगल न्यूरॉन को लिया है तो इसमें कह रहा है कि जो न्यूरॉन होते हैं, कोई भी न्यूरॉन लोग, उसके 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला मेन पार्ट क्या होता है, डेंड्राइट होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, सोमा। सोमा का दूसरा नाम क्या होता है, साइटोन या सेल बॉडी। फिर कह रहा है तीसरा क्या होता है, तो हमारा एक्सॉन होता है। फिर देख ले तो डेंड्राइट कह रहा है कि डेंड्राइट क्या करते हैं, तो डेंड्राइट हमारे इम्पल्स को अलग न्यूरॉन्स पे भेजते हैं। देखो ये क्या करते हैं, इम्पल्स को रिसीव करते हैं और फिर अदर न्यूरॉन में सेंड करते हैं। तो फिर कह रहा है कि अगर मान लो डेंड्राइट रिसीव कर लिया किसी मैसेज को, तो किसको देगा, सेल बॉडी को। सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या होता है, साइटोन और सोमा। ये क्या करेगा, ये रिसीव करेगा, इसके बाद ये किसको भेजेगा, एक्सॉन को भेजेगा। और एक्सॉन क्या करेगा, आइदर एन अदर न्यूरॉन के पास भेज देगा, या क्या करेगा, मसल्स के पास भेज देगा, या किसी ग्लैंड के पास भेज देगा, या एक्सेट्रा किसी के पास भी भेजेगा जहां उसको भेजने की जरूरत होगी। फिर कह रहा है एक्सॉन में भी, कह रहा है एक्सॉन में क्या होगा, मेलिनेटेड भी हो सकता है और नॉन मेलिनेटेड भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो ये जो एक्सॉन दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट तीसरा, ये कह रहा है ना, ये छोटे छोटे जो एक्सॉन बने हुए हैं ऐसे, कह रहा है इस पे या तो मेलाइन सीट पाई जाएगी, या तो ये मेलिनेटेड होगा, या तो नॉन मेलिनेटेड होगा। कह रहा है कि या तो इस पे कोई सीट नहीं पाई जाएगी। तो कह रहा है ये इस पे जिस पे सीट पाई जाएगी उसको मेलिनेटेड सीट बोलेंगे, और जिस पे नहीं पाई जाएगी उसको नॉन मेलिनेटेड सीट बोलेंगे। लेकिन कह रहा है कि सबसे तेज अगर कोई मैसेज ट्रेवल करेगा तो मेलिन सीटेड वाला ही, मतलब जो मेलिनेट सीट वाला न्यूरॉन होगा उसमें सबसे तेज कोई भी मैसेज ट्रेवल करेगा। आगे बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, CNS होता है। ये बना किससे होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से मिलकर बना होता है, और इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। फिर कहते हैं पार्ट ऑफ ब्रेन। अगर पार्ट ऑफ ब्रेन की बात करें तो हमें मालूम है सबसे नीचे वाला ये पार्ट क्या होता है, स्पाइनल कार्ड होता है। उसके बाद से मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, फिर पोन्स होते हैं, मिड ब्रेन होते हैं, फिर ये हमारे बगल में हिंड ब्रेन होता है, और ये फोर ब्रेन होता है। तो कह रहा है कि अगर हम बात करें तो इसमें जो पोन्स होता है, अब याद रखना ब्रेन पार्ट में एक पोन्स जगह, ये छोटा वाला पार्ट जो पोन्स होता है क्या कराता है, ये रिलीज कराता है सिग्नल को हिंड ब्रेन से फोर ब्रेन की तरफ। मतलब कर रहा है कि ये क्या करता है, हिंड ब्रेन से मैसेज को सिग्नल पास कराता है फोर ब्रेन को। फिर कह रहा है देख सेरिबेरम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइजिंग लॉजिक इमोशन स्पीच मेमोरी विजुअल प्रोसेसिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ द ऑडिटरी एंड टेस्ट स्टिमुली। सुनना क्या बोला, कह रहा है कि जो सेरेबेरम जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है वो क्या कराता है, सोचने की, समझने की, इमोशनल की, बोलने की, मेमोरी की, याद करने का, विजुअल प्रोसेसिंग या बहुत सारे जो टेस्ट होता है इन सारी चीज़ों का कौन बताता है, तो ये हमारे सेरेबेरम सेरेबेरम वाला बताता है पार्ट। फिर कह रहा है कि सेरेबेलम क्या होता है, सेरेबेलम रेगुलेट कराता है किसको, या कोऑर्डिनेट कराता है किसको, बॉडी मूवमेंट को, पोस्चर को और बैलेंस को, बॉडी बैलेंस को। फिर आगे बात करते हैं मेडुला
ऑब्लोंगाटा का। मेडुला ऑब्लोंगाटा किस चीज को कंट्रोल कराता है? तो जितने भी हमारे इनवॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं वो सबका कंट्रोलिंग किसके हाथ में होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगाटा के कंट्रोल में होता है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो किसके कंट्रोल में है? मेडुला ऑब्लोंगाटा के कंट्रोल में। जिसमें एग्जांपल दिया गया वोमिटिंग, स्नेजिंग, सेइंग, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। अब बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा कंटिन्यू टू द स्पाइनल कार्ड विच रन थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम एंड कंट्रोल ऑफ रिलैक्सेशन। कह रहा है कि ये जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है आखिर ये पाया कहाँ जाता है? तो कह रहा है कि आपको याद होगा कि जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं इसके बीच में स्पाइनल कार्ड होता है और स्पाइनल कार्ड के ऊपर ही क्या होते हैं? मेडुला ऑब्लोंगाटा पाया जाता है। यहाँ पे समझ में आया? अब आगे देखते हैं जो क्या कराता है, तो कंट्रोल कराता है रिफ्लेक्स आर्क को या रिफ्लेक्स एक्शन को। अब बात करें तो इसमें आता है हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? PNS। तो कह रहा है कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? द नर्वस कमिंग आउट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड कंटिन्यू टू द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। कह रहा है कि ये कहाँ से निकलते हैं? तो हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से जुड़े होते हैं और उसके बगल से ही ये चीजें निकलती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। कह रहा है कि जिसमें क्या होता है? 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, 31 स्पाइनल नर्व्स पाए जाते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी किसका होता है? PNS का ही पार्ट होता है। देखो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हमने देखा है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को छोड़ दो, उसमें जितने उसके बाद से जितने भी न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम पाए जाएंगे सब पेरीफेरल में आएंगे। तो इसी कह रहा है कि PNS का ही पार्ट होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कह रहा है कि इसमें क्या होता है? तो ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शन को। किसको कंट्रोल करता है? तो ये वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसको हम जानते हैं, सुनना, PNS के हमने डिवाइड किया था सोमैटिक, एक बार बैक दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमने पेरीफेरल को दो भाग में बांटा हुआ है। पेरीफेरल को दो भाग में क्या बांटा हुआ है? तो एक को हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोला, एक को सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोला। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमने क्या बोला था? वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी। तो इनवॉलंटरी किस में जाएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। और वॉलंटरी रिएक्शन किस में जाएंगे या मूवमेंट किस में जाएंगे? तो ये हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। इतना समझ में आया? अब देख लो यहीं पे थोड़ा बहुत, ये जो बीच वाला रेड वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और इस बीच वाले पार्ट को, ये ब्रेन वाला पार्ट और ये बीच वाला वर्टिब्रेट कॉलम वाला, ये पार्ट को अगर हम छोड़ दें तो इसमें से जितने भी ये निकली हुई हैं इसको हम सब क्या बोलते हैं? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो PNS का ही पार्ट होता है। ये क्या कराता है? तो ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शन को। जितने भी हमारे कंट्रोल में जो है जिसको हम रोक सकते हैं वो क्या होता है? वॉलंटरी एक्शन होता है। जिसको कंट्रोल कौन करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट होता है? तो PNS का पार्ट होता है। अब बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो कह रहा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी किसका पार्ट होता है? PNS का ही पार्ट होता है। तो कह रहा है ऑल द नर्व्स ऑफ द PNS दैट कंट्रोल आर इनवॉलंटरी एक्शन। ये किसको कंट्रोल करता है? तो इनवॉलंटरी रिएक्शन को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इनवॉलंटरी को कंट्रोल करने वाला कौन सिस्टम आता है? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। ये किसका पार्ट होता है? तो ये भी PNS का ही पार्ट होता है। तो ये किस किस चीज को कंट्रोल करता है? तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो क्या? रिस्पायरेशन, हम सांस लेना रोक नहीं सकते हैं, हार्ट बीट को रोक नहीं सकते, ब्लड प्रेशर रोक नहीं सकते, डाइजेशन रोक नहीं सकते, एक्सेट्रा। ये सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो इनवॉलंटरी एक्शन। ये सारे चीजें किस में आते हैं? इनवॉलंटरी एक्शन में आते हैं। और इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो हमारा ऑटो नर्वस सिस्टम करता है, मतलब ANS करता है। अब बात करें तो इसको भी हमने दो भाग में बांटा था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। कह रहा है कि सिंपैथेटिक किसको बोलेंगे? तो कह रहा है द नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी intense physical activity and often of the reflect to the fight and flight response। सुनना, कह रहा है कि जो सिंपैथेटिक होते हैं ये क्या करते हैं? फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब ये बहुत तेजी से काम करते हैं बॉडी में। जैसे हम लोग पढ़े थे फाइट एंड फ्लाइट, जो किडनी के ऊपर हमारा ग्लैंड पाया, अभी आगे पढ़ाऊंगा, फिलहाल अभी देखते हैं। कह रहा है कि जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स करते हैं बहुत तेजी से काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें क्या करती होंगी? इंक्रीज करती होंगी। इसी का जस्ट अपोजिट जो काम करता है वो पैरा सिंपैथेटिक करता है। कह रहा है कि ये नर्वस सिस्टम ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट अपोजिट इफेक्ट रिलैक्स द बॉडी एंड इनहिबिट द स्लो मेनी हाई एनर्जी फंक्शन। कह रहा है कि जो जो चीजें हमारे सिंपैथेटिक बढ़ाती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पैरा सिंपैथेटिक करता है।
अब आगे बात करते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, और रिफ्लेक्स एक्शन का ही एक पार्ट होता है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये सडनली होता है और इनवॉलंटरी रिएक्शन होता है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसपे हम एक रिस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुली जनरेट करते हैं और इसी पूरे प्रोसेस को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, तो कह रहा है कि एक छोटा सा पार्ट होता है, इट इज द पार्ट फॉलो बाय द इलेक्ट्रिक इंपल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। कह रहा है कि जब रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा होता है तो इसमें कुछ इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, उसमें कुछ रास्ते होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट आर्क बोलते हैं। कह रहा है कि द इंपल्स ट्रेवल इनटू द रिसेप्टर ऑर्गन्स एंड स्पाइनल कार्ड ब्रेन, इट प्रोसीड देयर एंड द इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड बैक टू द कंसर्न्ड मसल्स टू कैरी आउट एक्शन। कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि इंपल्स जब जनरेट होता है तो हमें मालूम है कि इसको रीड करने का काम कौन करता है, कहाँ ले जाया जाता है, इसको ले जाया जाता है स्पाइनल कार्ड के पास या तो ब्रेन के पास, और फिर क्या करता है, ब्रेन हमको मैसेज देता है, फिर उसको लाया जाता है और सडनली अपने मसल को वहां से हटाते हैं। फिर कह रहा है कि द रिसेप्टर आर्गन, जिसको रिसेप्टर आर्गन में कौन कौन सा आते हैं, हमारा सेंसरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफरेंट न्यूरॉन। आगे ही मैंने बोला था सेंसरी, जितने भी हमारे सेंसरी होंगे न्यूरॉन, उनका दूसरा नाम क्या होता है, एफरेंट न्यूरॉन। फिर कह रहा है कि इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या होता है, इफरेंट न्यूरॉन। फिर कह रहा है इफेक्टर ऑर्गन इन द कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। इसी पूरे प्रोसेस में क्या बोला है, रिफ्लेक्स आर्क। चलो एक बार इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। कह रहा है कि हमने क्या किया, किसी भी हीट के ऊपर, मतलब कोई चीज जल रही है, अगर उस पर हम उंगली ऐसे मान लो रखे हैं तो क्या होता है, जैसे ही जलता है हम सडन एक जर्क क्रिएट करते हैं, हटाते हैं हाथ को। तो कह रहा है कि देखना, जब जलता है तो ये मैसेज ले जाने का कौन काम करता है, तो देखना ये रेड वाला पार्ट, ये नीचे जो एरो बना हुआ है, ये रेड वाला पार्ट जो लेके आता है, तो इसको कहाँ से पहला इसमें क्या आता है, सेंसरी आते हैं। सेंसरी में हमारा क्या आते हैं, स्किन, पेन रिसेप्टर, और ये क्या करता है, उस इंपल्स को जनरेट करता है, फिर कहाँ भेजा जाता है, तो देखना यहाँ से आता है, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ इस पॉइंट पे आता है, और यहाँ क्या बोलते हैं, डेंड्राइट ऑफ एफरेंट न्यूरॉन, क्योंकि ये जा रहा है, आ नहीं रहा है। तो याद रखिएगा ये क्या हुआ, रिसेप्टर एक्सेप्ट किया, स्किन ने रिसीव किया और किसको दिया, डेंड्राइट टू एफरेंट न्यूरॉन को, और डेंड्राइट टू एफरेंट न्यूरॉन किसको देगा ले जाके, सेल बॉडी को, सेल बॉडी एफरेंट न्यूरॉन को, और सेल बॉडी एफरेंट न्यूरॉन किसको ले जाके देगा, एक्सॉन ऑफ एफरेंट न्यूरॉन को, और एक्सॉन ऑफ एक्सॉन न्यूरॉन किसको देगा, फिर देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को, अब किसको दे रहा है, सेल बॉडी ऑफ इंट्रॉन, सेल बॉडी एफरेंट। अब देखो इंट्रॉन को देगा, इंट्रॉन फिर किसको मैसेज पास करेगा, तो ये पास करेगा हमारे सेल बॉडी एफरेंट को। अब देखो ये लाने का काम किया और एफरेंट वाला ले जाने का काम करेगा। अब ये स्पाइनल कार्ड क्या करेगा, इसको रीड करके फिर भेजेगा, मैसेज देगा। स्पाइनल कार्ड मैसेज किसको देगा, सेल बॉडी ऑफ इफरेंट न्यूरॉन को, और सेल बॉडी इफरेंट न्यूरॉन किसको ला के देगा, तो ये सीधे हमारे मसल्स को देगा, जिस मसल्स में जिस बॉडी पार्ट में ये चीजें घटना घटी होंगी, जहां से मैसेज रिसीव हुआ होगा, और ये क्या करेगा, अपना स्टिमुलेट जनरेट करेगा, मतलब अपने आप को कंट्रैक्ट करेगा और हमारा हाथ तुरंत जर्क क्रिएट करेगा, वहां से हटेगा। तो इसी पूरे प्रोसेस को, पूरे रास्तों को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, और इसी पूरे कहानी को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सीएनएस। सीएनएस को कौन कौन है जो प्रोटेक्ट करता है, तो पहली बात है कि सीएनएस को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, दो ही चीजें हैं, इन्हीं को तो कंट्रोल करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं, बोन्स, हमने देखा वर्टेब्री कॉलम में हमने देखा था, वहां पे हमारा और कौन सा, तो वहां पे हमारा था स्पाइनल कार्ड, और ये हमारा क्या है, ब्रेन में एक पार्ट होता है हमारे सीएनएस का। तो कह रहा है कि इसको कंट्रोल कौन करता है, तो जो बोन स्कल होता है वो करता है, जिसको क्रेनियम बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारे सेरिबेलम फ्लूइड भी पाए जाते हैं और मेनिंजेस पाए जाते हैं, ड्यूरा मेटा, आर्टिडेंटा और पीरा मेटर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सिंपल बात, ये नॉर्मली आप याद करने की चीजें हैं, याद कर लीजिएगा। अब बात आता है प्लांट हार्मोन्स एंड मूवमेंट। अब प्लांट हार्मोन्स और मूवमेंट की बात करते हैं तो इसमें पहला ही हमारा जो टॉपिक आता है प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स किसको बोलते हैं, तो प्लांट हार्मोन्स में बोला है कि ये क्या कराते हैं, तो बोला है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कराते हैं प्लांट के अंदर, जिसमें हमारे कितने हार्मोन्स पढ़ने हैं यहाँ पे, तो टोटल हमें यहाँ पे 5 हार्मोन्स पढ़ने हैं। पहला हार्मोन्स क्या है, ऑक्सिन, दूसरा साइटोकाइनिन, तीसरा जिबरेलिन, चौथा एब्सिसिक एसिड और पांचवा हमारा इथाइलिन। तो कह रहा है ऑक्सिन किस में हेल्प कराता है, तो ऑक्सिन प्लांट ग्रोथ, प्लांट टिश्यू के ग्रोथ कराने में हेल्प कराता है, और जो हमारा साइटोकाइनिन होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प कराता है, और डिले इंजन ऑफ द सेल, जो सेल मरने वाले होते हैं उनको थोड़ा सा
लेट कर देता है, मतलब उनको जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है। फिर जिबरेलिन क्या कराता है, तो किसी भी स्टेम को क्या कर देता है, इस स्टेम को साइज को इंक्रीज कर देता है, या जो सीड बहुत लेट जर्मिनेट होने वाले होते हैं उनको जल्दी जर्मिनेट करा देता है। और किसको प्रमोट करता है, तो फ्लावरिंग का प्रमोट करता है। अगर किसी प्लांट पे फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जिबरेलिन का छिड़काव कर देंगे, या कोई मान लो गन्ने की खेती में सबसे ज्यादा इसका छिड़काव किया जाता है, क्योंकि गन्ने का जो नोड होता है, इंटर नोड होता है, दो नोड के बीच में जो इंटर नोड होता है उनकी लंबाई अगर क्या है, छोटी है, उसको और बढ़ाना है तो किसका छिड़काव किया जाता है, जिबरेलिन का छिड़काव किया जाता है। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, तो जस्ट इन तीनों का उल्टा होता है, वो जो ये काम कर रहे होंगे उस सबको रोकने का काम करेगा। तो ये क्या करता है, एक तरह का ये इनहिबिट करता है, रोकने का काम करता है ग्रोथ को, और किसको, काजिंग वेटिंग ऑफ लीफ, जो लीफ गिरने वाली होती है उनको रोक देता है। फिर उसके साथ साथ प्रमोट करता है डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड को, जो बर्ड मतलब जल्दी जल्दी ग्रो कर रही होती है उनको थोड़ा रोक देता है, कहता है कि थोड़ा भैया स्लो ग्रो करो। फिर कहता है सीड, जो सीड जल्दी जर्मिनेट होने वाले होते हैं उनको भी रोक देता है। अब बात आता है इथाइलिन। इथाइलिन क्या है, प्लांट हार्मोन्स है, लेकिन ये किस फेज में पाया जाता है, तो इसी एक लौता है जो हार्मोन्स है, जो गैसियस हार्मोन्स के भी नाम से जाना जाता है। और ये क्या कराता है, तो रेपनिंग ऑफ फ्रूट, फल को पकाने का काम कराता है। आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। अब बात कर रहे हैं कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट क्या होते हैं, तो कह रहा है कि इसमें पहला ही हमको पढ़ना, द मूवमेंट ऑफ आर नॉट ग्रोथ। कह रहा है कि मूवमेंट तो हो रहा होगा लेकिन उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, नास्टिक मूवमेंट बोलेंगे। याद रखना, अगर कोई पत्ती हवा चल रही है या कुछ भी हो रहा है उसमें मूवमेंट हो रहा है, या हम उसको टच कर रहे हैं और वो अपने आप को रिस्पॉन्स दे रहा है और उसमें कोई ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। कह रहा है कि जिसमें आपको मालूम है ये किसके प्रति रिस्पॉन्स करता है, तो ये इन्वायरमेंटल के प्रति रिस्पॉन्स करता है, स्टिमुली जनरेट करता है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन डिपेंड नहीं होता है। फिर कह रहा है द मूवमेंट ऑफ द टच मी नॉट प्लांट, आपने देखा होगा टच छुई मुई पौधा आपने देखा होगा, जिसको हम शर्मीली पौधे के भी नाम से जानते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जैसे ही टच करते हैं तो ये क्या करता है, इन्वायरमेंटल के प्रति तुरंत अपने आप पत्तियों को क्या कर लेता है, सिकोड़ लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ये किसका पार्ट है, तो नेस्टिक मूवमेंट का पार्ट है। बाकी कह रहा है कि किस पे डिपेंड करता है, तो मूवमेंट इज रिस्पॉन्स टू टच, ये टच पे डिपेंड होता है। अब आगे बात करते हैं ग्रोथ रिलेटिव मूवमेंट। मान लो कि जिसमें ग्रोथ भी देखने के लिए मिले और मूवमेंट भी हो रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। कह रहा है द मूवमेंट ऑफ द ग्रोथ रिलेटेड, उसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। जो नॉट ग्रोथ रिलेटेड होगा उसको हम नास्टिक मूवमेंट बोलेंगे। अब कह रहा है अकर इज द रिस्पॉन्स ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टोरी, ये भी किसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहा होगा, तो इन्वायरमेंटल के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा होगा, मतलब स्टिमुली जनरेट कर रहा होगा, और इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन डिपेंड होते हैं ऑन द स्टिमुलस। अब इसको भी हमने, इसके एग्जाम्पल कितने दिए गए हैं, तो टोटल हमारे पास 5 दिए गए हैं, फोटोट्रॉपिक, जियोमेट्रिक ट्रॉपिक और कीमोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक एंड टिग्मोट्रॉपिक। तो फोटोट्रॉपिक पहले ही होता है, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा, लाइट पे डिपेंड कर रहा होगा। जियोट्रॉपिक मूवमेंट पे किस पे कर रहा होगा, ये ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा होगा। कीमो किस पे कर रहा होगा, ये केमिकल पे कर रहा होगा। और हाइड्रो किस पे कर रहा होगा, वाटर, क्योंकि देखना कीमो का मतलब हम क्या जानते हैं, केमिकल, हाइड्रो का मतलब पानी, और जियो का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी, और फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और टिग्मो का मतलब क्या होता है, टच। ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे डिपेंड करता है। जियोट्रॉपिक मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट किस पे शो करता है, केमिकल पे डिपेंड करता है। और हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, ये वाटर पे करता है। और टिग्मोट्रॉपिक किस पे डिपेंड करता है, ये टच पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हम जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में क्या होते हैं, तो इसको कह रहा है, देखना कह रहा है द प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स टू द अर्थ ग्रेविटी, किस पे डिपेंड करता है, तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट होते हैं, दूसरा नेगेटिव पार्ट होते हैं। तो तुम जो ग्रेविटेशनल के तरफ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के तरफ ग्रोथ कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और जो उससे अगेंस्ट ग्रोथ कर रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो हमें मालूम है कि जो रूट पार्ट होता है, रूट ये कहाँ जाता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के तरफ ही ग्रोथ करता है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा। और जो ये हमारा शूट होता है, शूट वाला पार्ट क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से अगेंस्ट काम करता है, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। ये दोनों चीजें हो गई, देख लीजिए।
अब हम बात करेंगे फोटोट्रॉपिज्म। हमें मालूम फोटोट्रॉपिज्म किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे डिपेंड करता है। इसमें भी पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। इस अगर जो पॉजिटिव की तरफ होगा मतलब जो उसके साइड जा रहा होगा उसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे, जो उसके अपोजिट जा रहा होगा उसको हम निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। तो कह रहा है कि ये कैसे पता चलेगा, तो हमें मालूम है कि जो अपर वाला पार्ट है जब सनलाइट जिधर पड़ता है ये उधर बेंड हो जाता है, तो यानी जो हमारा शूट पार्ट होगा ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा होगा, और जो हमारा रूट होगा ये हमारा निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा होगा। अब बात होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म में भी क्या होते हैं, इसके भी दो पार्ट होते हैं। जो वाटर के तरफ मूवमेंट कर रहा होगा उसको हम पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे, जो वाटर के अगेंस्ट मूव कर रहा होगा उसको निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे। जिसमें यह मालूम है ये वाला पार्ट ये इससे कभी भी प्लांट पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो ये कैसा होगा, ये निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक वाला होगा। और जो हमारा ये रूट पार्ट है यहाँ पे देखो वाटर है, तो ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव वाला होगा। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं हम कीमोट्रॉपिज्म की। अगर कीमोट्रॉपिज्म की बात करेंगे तो केमिकल स्टिमुली होता है जिसको हम कीमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। इसमें भी दो फेज होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव वाला होता है, दूसरा हमारा निगेटिव वाला होता है। अगर पॉजिटिव वाला होगा तो बोलेंगे पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, और निगेटिव वाला होगा तो बोलेंगे निगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। अब बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, तो कह रहा है कि कैसे पता चलेगा केमिकल वाला। तो हमें मालूम है कि जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ते थे प्लांट में, तो हमें मालूम है इसमें जो फीमेल होता है, फीमेल के स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन गिरता था और ये हमारा ओव्यूल होता, तो यहाँ क्या करता था, इसमें से पॉलन ट्यूब जनरेट होते थे। तो ये जो पॉलन ट्यूब जनरेट होते थे ये कैसा है, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पे एक सेल होता है, दो सिनर्जिड सेल होते हैं, तीन ऊपर एंटीपोडल। तो ये सिनर्जिड सेल क्या होते थे, बस्ट हो जाते थे और एक केमिकल रिलीज करते थे, जिसकी वजह से पता चलता था कि पॉलन ट्यूब को कहाँ से इंटर करना है और कहाँ एग सेल प्रेजेंट है, कैसे उसको फर्टिलाइज करना है। तो केमिकल पे डिपेंड करता था, इसीलिए क्या है ये पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म है। और बाकी इसके अलावा जितने इस पे वर्क नहीं कर रहे होंगे सब निगेटिव ट्रॉपिज्म में आएंगे। अब आता है टिग्मोट्रॉपिज्म। टिग्मोट्रॉपिज्म की बात कर लेते हैं, जो टच पे डिपेंड करता है। अब कह रहे हैं द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स टच, ये किस पे रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये टच पे रिस्पॉन्स करते हैं, जिसको हम टिग्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं। इसमें भी दो पार्ट होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। तो कह रहे हैं कि जो प्लांट के अंदर आपने टेंडिकल देखे होंगे, वो देखो जो टेंडिकल आपने देखा होगा वो जैसे ही किसी भी लकड़ी से किसी भी वुड से टच होता है वो क्या करता है, उसको बाइंड कर लेता है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव टिग्मोट्रॉपिज्म शो कर रहा होगा। जो ऐसा बॉन्डिंग नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं, निगेटिव टिग्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स में हमको पढ़ना है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें दो लोग आते हैं, एक आता है एक्सो, दूसरा आता है हमारा इंडोक्राइन। तो इसमें हमें क्या है, एक्सोक्राइन क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो मतलब इसमें दो ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, कह रहा है कि ये डिस्चार्ज तो करते हैं, लेकिन ये किस में डिस्चार्ज करते हैं, अपने सीक्रेट किस में करते हैं, तो ये डक्ट में करते हैं। और डक्ट कहाँ जाके ओपन होता है, तो एपिथेलियम सरफेस पे ओपन होता है। लेकिन कह रहा है कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये डक्टलेस होता है, इसमें कोई भी डक्ट नहीं होता है। इसके हार्मोन्स डायरेक्ट किस में छोड़े जाते हैं, तो ये हार्मोन्स में ब्लड में छोड़े जाते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी हार्मोन्स को सीक्रेट करता है उसमें कोई भी डक्ट के रास्ते नहीं जाता, उसको डायरेक्ट कहाँ भेजा जाता है, ब्लड में ही छोड़ दिया जाता है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्ट वाला होता है, उसमें डक्ट में छोड़ा जाता है पहले हार्मोन्स को, फिर हार्मोन्स कहाँ ले जाके छोड़ता है, एपिथेलियम के सरफेस पे छोड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेल और फीमेल दोनों का दिया गया। अब आगे बात करते हैं थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं हम इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो मालूम है ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है, जिसमें ह्यूमन बॉडी में कौन कौन आता है, पिट्यूटरी आता है, थायराइड आता है, एडेनिन आता है, पिनियल आता है, पेनक्रियाज आता है, ओवरी फीमेल के अंदर देखने को मिलता है और टेस्टिस मेल के अंदर एक्सेट्रा। फिर कह रहा है कि अगर हम देखें इस बॉडी के अंदर तो क्या है, यहाँ पे हमारा ब्रेन में क्या जा रहा है, हमारा ब्रेन में कौन सा ग्लैंड पाया जा रहा है, तो पिनियल पाया जा रहा है। पिनियल के साथ साथ कौन पाया जा रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जा रही है। उसके साथ साथ ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर क्या है, थायराइड ग्लैंड है। और इसी के जस्ट नीचे हमारा थाइमस है, थाइमस के जस्ट नीचे ये जो किडनी के ऊपर एडिनल ग्लैंड है, दोनों किडनी के ऊपर पेयर में पाया जा रहा है। और पेनक्रियाज कैसा होता है, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टमच के पीछे पाया जाता है। और ये ओवरी फीमेल के अंदर पाई जाती है और टेस्टिस मेल के अंदर पाई जाती है। अब देखते हैं इसमें थोड़ा बहुत। इसमें अब आता है हमारा प्यूटिटरी ग्लैंड। तो प्यूटिटरी ग्लैंड कैसा होता है बाबू, तो ये पी लाइक मतलब मटर के साइज के जैसा होता है। और ये लोकेट कहाँ करता है, तो बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के अंदर ये देखने के लिए मिलता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या कराता है, तो कंट्रोल कराता है और सीक्रेट भी करता है बहुत सारे
हार्मोन्स को जो क्या करता है, जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो मास्टर ग्लैंड करता है। मास्टर ग्लैंड का नाम क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कैसा होता है साइज में, तो पी शेप का होता है और कहाँ पाया जाता है, तो ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, तो ये ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है। कह रहा है कि जब ग्रोथ हार्मोन्स कम सीक्रेट होते हैं तो क्या होता है, डॉर्फिज्म होता है, मतलब बौने हो जाते हैं लोग। अगर ज्यादा सीक्रेट होता है तो क्या होते हैं, ग्वाटिज्म हो जाते हैं, जैसे खली वाला सिस्टम। फिर कह रहा है कि इसके बाद से एक्रोमोसोमी इन एडल्ट में देखने को मिलता है। तो जब छोटे रहते हैं तो क्या होता है, छोटे में भी उनकी बॉडी बहुत ज्यादा हाइट बढ़ जाती है, लेकिन कह रहा है कि ये एडल्ट पर्सन में कैसा दिखता है। तो आपने खली को देखा होगा, खली को यही प्रॉब्लम है, उसमें क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से एडल्ट फेज में उसको क्या हो गया है, एक्रोमेजोलॉजी हो गया है। अब आते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कैसे देखने में होता है, तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है और ये कहाँ पाया जाता है, तो थोरेक्स में पाया जाता है। फिर कह रहे हैं सेक्रेट, ये कौन सा हार्मोन सेक्रेशन करता है, तो ये थैरेक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है। और ये क्या रेगुलेट करता है, तो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। फिर कह रहा है कि ये किससे सिंथेसाइज होता है, किससे बनता है, तो ये आयोडीन नामक केमिकल से बनता है। हमें मालूम है आयोडीन क्या होता है, नमक। नमक इसीलिए तो बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि आयोडीन हमें ज़्यादा लेना है, मतलब नमक ज़्यादा खाना चाहिए। उससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो इससे थैरेक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है हमारे बॉडी में। कह रहा है कि अगर मान लो इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, तो जब ये कम सीक्रेट होगा हमारे बॉडी में तो हमें घेगा हो जाएगा, मतलब ग्वेटर काज करेगा। अब बात करते हैं पेनक्रियाज का। तो पेनक्रियाज कैसे होता है देखने में, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बिहाइंड द स्टमच प्रेजेंट होता है, जो जिसको हम एडोमोन बोलते हैं। कह रहा है कि इंडोक्राइन वेल द एक्सोक्राइन, मतलब कह रहा है कि आता तो इंडोक्राइन में है लेकिन दिखता कैसा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरफ। फिर कह रहा है इंडोक्राइन ग्लैंड मैन्युफैक्चर टू हार्मोन्स। कह रहा है कि ये जो हार्मोन्स होता है आपका पेनक्रियाज, इसमें दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक इंसुलिन होता है, दूसरा ग्लूकागॉन होता है। तो कह रहा है इंसुलिन क्या करता है, तो इंसुलिन हमारा शुगर लेवल को देख लो। बोथ दीज ऑफ द हार्मोन्स एक्ट ऑफ द एंटागोनिस्टिकली एंड रेगुलेट द शुगर लेवल इन द ब्लड। कह रहा है कि दोनों क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं और क्या करते हैं ये, तो शुगर लेवल को ब्लड में मेंटेन करने का काम करते हैं। कह रहा है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट द एंजाइम। कह रहा है कि कुछ पेनक्रियाज जो होता है वो एंजाइम भी सीक्रेट करता है, जो किसमें हेल्प कराता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन में, लिपिड में, कार्बोहाइड्रेट को और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कराता है। फिर कह रहा है कि इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पेनक्रियाज लीड टू डायबिटीज। कह रहा है कि जब हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन कम सीक्रेट होने लगता है तो कौन सी बीमारी काज करता है, तो डायबिटीज काज करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन में, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। इंसुलिन क्या करता है, तो ये शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है और ये ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है ब्लड के अंदर। तो ये बताओ, शुगर से ही तो ग्लूकोज बना है, तो क्या सिंपल सी बात है, तो दोनों क्या है, एंटागोनिस्टिक है। अब बोला है एडिनल ग्लैंड क्या होता है, तो एडिनल ग्लैंड क्या होते हैं, ये पेयर में होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, तो हर एक किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है एडिनल ग्लैंड का साइज छोटा होता जाता है। फिर बोल रहा है कि और क्या सीक्रेट कराते हैं, तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट कराते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन सीक्रेट कराते हैं। जैसे मान लो कि कोई तुम्हारे घर में एक सामान रखा गया है, तुम डेली उसको कोशिश करते हो उठाने के लिए, नहीं उठता है, लेकिन अचानक से समझो कि कोई ऐसा घटना घट जाए, आग लग जाए, तो तुम क्या करोगे, जल्दी जल्दी में जब सामान को तुम निकाल के फेंक रहे होगे, तुम क्या इजिली उसको उस दिन पता नहीं कैसे कितना एनर्जी तुम्हारे अंदर आ जाएगा कि तुरंत उस ऑब्जेक्ट को उठाओगे और तुरंत बाहर फेंक दोगे। तो तुम खुद रियलाइज करते हो कि इतना एनर्जी हमारे पास आया कहाँ से, तो ये एनर्जी आता कहाँ से, तो एडिनल ग्लैंड से। एडिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो एडेनिलिन हार्मोन सीक्रेट करता है और ये कैसा काम कराता है, तो फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स काम कराता है। कह रहा है कि ये आल्सो सीक्रेट ऑन नॉन एडेनिलिन। कह रहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे बॉडी में ये सीक्रेट नहीं होते हैं, हमेशा सीक्रेट ये नहीं होता। अब गोनाड, गोनाड का मतलब होता है कि जिनके अंदर गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो गोनाड में कह रहा है कि गैमिट प्रोड्यूसिंग आर्गन होता है, जैसे हमारा टेस्टिस मेल के अंदर देखने को मिलता है, ओवरी फीमेल के अंदर देखने को मिलती है। टेस्टी प्रोड्यूस ऑफ द मेल हार्मोन्स। कह रहा है टेस्टिस जो होता है वो मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा हार्मोन्स होता है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है। लेकिन ओवरी जो होती है वो फीमेल हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, जो क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन होता है। कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरॉन किस में हेल्प कराते हैं, तो प्रोड्यूसिंग ऑफ गैमिट, गैमिट के फॉर्मेशन में हेल्प कराते हैं और रिस्पॉन्स फॉर द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल एंड फीमेल। कह रहा है कि और बॉडी में जितने भी मेल और फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको भी डेवलपमेंट करने का ये काम कराता है। फिर कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा नाम क्या होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। कह रहा है कि अदर इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो अदर इंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन आते हैं, तो हाइपोथैलेमस आता है, पैराथायराइड आता है, पीनियल आता है और थाइमस ग्लैंड आता है। तो आज आपका चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आगे आपको जो भी
चैप्टर की नीड है आप हमसे बता दीजिए, हम उसको फिर रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे।